ध्यान दीजिएगा, बता रहे थे ना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में बता चुका था मैं आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, समझिएगा। अब ये भी जान सकते हैं आखिर फ्रिक्शन शुरू कैसे होता है या फ्रिक्शन होता कैसे है, रीजन क्या है, उसके कॉजेस क्या है। जैसे कि कोई सरफेस है और ये कोई दूसरी सरफेस है, अगर ये दोनों की दोनों सरफेसेस स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है और इस ब्लॉक की भी कांटेक्ट सरफेस क्या है, स्मूथ है। अगर दोनों स्मूथ है, रेगुलर सरफेसेस है, तो कहीं कोई फ्रिक्शन की तो गुंजाइश ही नहीं होती है। समझ लीजिए कि ना के बराबर फ्रिक्शन है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहीं कहीं अगर इस टाइप का हो कि जो ये नीचे वाला सरफेस है ये थोड़ा सा इरेगुलर हो और इसके ऊपर जो ये ब्लॉक है ये भले ही स्मूथ हो लेकिन ये ग्राउंड सरफेस जो है ये थोड़ा सा इरेगुलर हो। अगर मैं इसको जूम करूं, बहुत ज्यादा जूम करूं, या ऐसा कह दूं कि माइक्रोस्कोप ले लूं और माइक्रोस्कोप से देखूं, तो आप देख पा रहे होंगे यार कि जब ये इरेगुलर है, इरेगुलर को अपन ऐसे पहचानते हैं, ऐसे ये बीच में ये गड्ढे गड्ढे हैं, देख पा रहे हैं आप। लेकिन अब वो जो इरेगुलर है ये तो देखने पे इतना बड़ा बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में ना वो स्मूथ नहीं है। बस मतलब ये जो सरफेस है ये रफ है माना, इरेगुलर है माना, लेकिन डायरेक्टली ऐसे देखने में फील नहीं होता है, ठीक है ना। ये माइक्रोस्कोप लगा के इसको बड़ा सा जूम करके फिर देखते हैं, तब जाके हमको ये इरेगुलरिटी डिफरेंट डिफरेंट फील होती है। बात को समझिएगा। स्टार्टिंग में जैसे कि हम ये समझ लें कि दोनों के दोनों स्मूथ हैं, तब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इसकी कहे कांटेक्ट में है, समझिएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ये नीचे वाला सरफेस इरेगुलर है और ऊपर वाला स्मूथ है, तो हम क्या देखेंगे कि नीचे वाला कुछ इस टाइप का है और ऊपर वाला इस तरीके से रखा है, ठीक है ना, बीच में जगह बनी हुई है। एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ये रखी रहेंगी तो पूरा सरफेस ना होने की वजह से इन जगहों पे जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया रिड्यूस कर दिया अपन ने, प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, फोर्स अपॉन एरिया। हमने एरिया रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर क्या इन पॉइंट्स पे ज्यादा लगेगा। अपने इनके इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हुआ क्या कि हमने ब्लॉक को थोड़ा सा पुल किया, क्या किया, पुल किया, मोशन दी हमने किसको, ब्लॉक को। जैसे ही हमने ब्लॉक को मोशन दी तो हुआ क्या, ये जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही थी ये वापस से डिफॉर्म होने लगी और इसके डिफॉर्मेशन से क्या हुआ कि एक वाइब्रेशन वेव आई। क्या आई, वाइब्रेशन वेव। और वो वाइब्रेशन वेव जो है वो लगातार क्या होती गई, डैम्प होती गई और साथ ही साथ उसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती गई, हीट में कन्वर्ट होती गई। किस में कन्वर्ट होती गई, हीट में कन्वर्ट होती गई। और जो हमने ये फोर्स दिया है ये फोर्स सारा का सारा लॉस हो गया इन चीजों को मेंटेन करने में, और जो बॉडी है वो एक्चुअल पुल नहीं हुई। भले ही मैंने उसमें फोर्स अप्लाई करा लेकिन वो बॉडी एक्चुअल में पुल नहीं हुई, मतलब हमारा वो जो अप्लाइड फोर्स था वो लॉस हो गया। मतलब हमने ये समझ लिया कि कोई था जो हमारे अगेंस्ट भी फोर्स अप्लाई कर रहा था, जिससे हमारा वाला पुल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा वाला पुल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर अगर हम चाहते हैं कि बाकी वो ब्लॉक मूव करे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो ब्लॉक क्या हो, मूव करे। समझ में आया। तो इनिशियली जो हमारा वाला फोर्स कैंसिल हुआ वो ड्यू टू द क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहचान कैसे रहते हैं हम, फ्रिक्शन एक्चुअल में कांटेक्ट फोर्स है। क्या है, कांटेक्ट फोर्स। मान लीजिए ये दो सरफेसेस हैं और इन दो सरफेस के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो वर्टिकल कांटेक्ट फोर्स है अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और जो हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट फोर्स है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब डिसाइड होता है, जब हम बॉडी को एक्शन देते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में पुल करता हूं तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में पुल करता हूं तो फ्रिक्शन इस तरफ होगा। आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए नोटिस कीजिएगा, इस तरीके से आपको मालूम चल गया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट या
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। क्लियर, समझ आया है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसके पहले ही कहानी में आपको सारी चीजें बता ही चुका हूं। और नोटिस कीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्राउंड है या कोई टेबल है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, और मैंने ना इस पे फोर्स अप्लाई करा। मे बी ये दोनों की दोनों इरेगुलर सरफेस है या रफ सरफेस है। रफ या इरेगुलर सरफेस है, डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैंने पुल करा तो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वर्क करा होगा डेफिनेटली। भाई मैंने इसको पुल करा, मैंने इसमें फोर्स अप्लाई करा, इनके दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी मोशन का अपोज करेगा, मैंने फिर भी पुल करा, मतलब मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ वर्क करा। मान लीजिए मैंने एफ फोर्स अप्लाई करा तो इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा? एफ के, ठीक है ना। तो क्या आएगा बताइए? मान लीजिए मैंने इसके बावजूद भी इसको घसीट कितना डिस्प्लेस करा दिया? एस डिस्प्लेस करा दिया। कितना डिस्प्लेस करा दिया? एस। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या आएगा बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। कितना हुआ? एफ के। डिस्प्लेसमेंट कितना? एस। एफ के मतलब म्यू आर। एफ के मतलब क्या? म्यू आर। फॉर्मूला पढ़ाना पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन से। आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, वेट एम जी नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? एम जी आएगा इक्विलिब्रियम में। चलिए आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम जी एस। ये क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। किसी भी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ना उस पे अगर हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने की बात करें तो कितना वर्क होगा? म्यू के एम जी एस। एम जी क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक, एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय द फोर्स अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हैं बात को? चलिए नोटिस कीजिएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के लिए या स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या होगा? मिटाएं इसको। अब देखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन whenever the body moving up या whenever the motion of the body up and whenever the motion of the body down। दो केसेस हैं। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल थीटा है, इधर पे ब्लॉक है, ये इसका वेट mg डाउनवर्ड है। अगर ये mg है तो ये डेफिनेटली थीटा होगा, तो ये क्या होगा? mg cos थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? r। समझ में आ गया? एक और हमारे पास क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये इसका वेट डाउनवर्ड हो गया mg, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन r। आगे बात समझ। अब दो केसेस हैं। मैंने कहा ना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक मोशन की डायरेक्शन मालूम ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट रहती है। समझिएगा बात को। मान लीजिए इस ब्लॉक को मैं ना ऊपर लेके जा रहा हूं, मोशन ऑफ बॉडी अप, ठीक है ना, मोशन ऑफ द बॉडी अप। और दूसरा केस क्या है? मोशन ऑफ द बॉडी डाउन, मोशन ऑफ द बॉडी डाउन। समझ रहे हैं बात को? इस केस से मोशन ऑफ द बॉडी अप और इस केस से मोशन ऑफ द बॉडी डाउन। समझिएगा, इधर पे ना ब्लॉक को हम घसीट के ऊपर ले जा रहे हैं, मैंने एफ फोर्स दिया। अगर बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? डाउनवर्ड। इधर ना बॉडी को कहां ले जा रहे हैं? नीचे ले जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगा? अपवर्ड। सबको मालूम है अच्छे से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज opposes the relative motion between the blocks या between the bodies। क्लियर? समझिएगा, ये दो केसेस हैं। हमें इसके अगेंस्ट भी वर्क फाइंड करना है और इसमें भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क फाइंड करना है, ठीक है ना। ये कौन सा केस है? whenever the body moving up और whenever the body moving down। जिस केस में बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड मूव करती है
उस टाइम पे अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क करना होगा, और जिस टाइम पे बॉडी क्या है अप मूविंग करती है, मूविंग अप, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क फाइंड करना है। समझिएगा बात को। अब देखिएगा, एज along x एक्सिस, थोड़ी देर के लिए या x भी ना बोले, एज r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, क्योंकि ब्लॉक ना तो सरफेस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ना नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड ये अपन इसको मोशन कहां करा रहे हैं, इस तरफ। इस तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एट इक्विलिब्रियम लिख लो यार, ज्यादा सहूलियत रहेगी, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में r इज इक्वल टू mg cos थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आपने फोर्स एक्सर्ट करा इस तरफ, है ना, और बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा था, डाउनवर्ड, और mg sin थीटा भी कहा डाउनवर्ड। तो बैलेंस करने के लिए आपका वाला फोर्स किसके बराबर होगा, mg sin थीटा प्लस fk के बराबर। f इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, f के मतलब क्या, म्यू के r, और r की वैल्यू कितनी जल्दी बोल दो, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है mg cos थीटा। चलिए कॉमन ले लीजिए जल्दी से, f इज इक्वल्स टू mg क्या आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बात अगर वर्क डन की करें तो क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mg s साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये क्या आ गया, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन व्हेनेवर द मोशन ऑफ द बॉडी अप, ठीक है ना। जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड मोशन कर रही होती है, उस टाइम पे अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क करना पड़ेगा, mg s इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। s क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, s डिस्प्लेसमेंट। चलिए नया केस, अगर डाउनवर्ड मूव कर रही तब समझिएगा, आप उसको डाउनवर्ड ला रहे हो, समझना ध्यान से। एंड एट इक्विलिब्रियम, इस केस के लिए सेकंड केस बोल दिया इसको फर्स्ट केस, एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा बताइए, r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। देख पा रहे हो आप एक चीज, दूसरा देख लीजिए, आप फोर्स कहां लगा रहे हो, नीचे की तरफ, और कौन लग रहा है नीचे, mg sin थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, हो गए बैलेंस। f इक्वल क्या आएगा, एफ के माइनस mg sin थीटा। एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के r, r की वैल्यू कितनी है बताइए, mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, mg निकल रहा है, क्या बचेगा बोलो, म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। तो वर्क डन कितना होगा बोलो, mg s म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। क्या प्रॉब्लम है बताओ जल्दी, समझ में आ गया, क्या मालूम कर लिया आपने ये बताओ। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी से वर्क डन फाइंड करिए। जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे, है ना, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अपवर्ड मोशन कर रही हो, तो आप ये वाला सॉल्व करोगे। दूसरी चीज, आपसे कोई बोले कि यार वो तब वर्क डन फाइंड करो जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड मोशन कर रही हो, आप ये फाइंड कर लोगे। दिख ही रहा है आपको, डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में कितना वर्क करना होगा और डाउनवर्ड में कितना वर्क करना होगा। समझ आ गया, बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो आपको ये मालूम चल गया कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन का अमाउंट कितना होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये मैंने दोनों केस एक साथ कर दिया, आपको तो क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है ना। समझ आ गया, ये बॉडी अप बॉडी डाउन, समझ आ गया, नोट कर लीजिए प्लीज। अब आगे देखिएगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। बोले ठीक है बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल मैटर है। कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देख लीजिए। और बहुत ज्ञान कहीं नहीं लगना है, आप जस्ट अभी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ के आए हो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 0,
और सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये कब बोलता है? इक्विलिब्रियम में। ये कब बोलता है? जब कंस्ट्रेंट मोशन हो या मोशन हो रही हो कनेक्टेड बॉडीज में, या मोशन हो रही हो फाइनली, है ना। सारे फोर्सेस का सम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बराबर एम ए, और सारे फोर्सेस का सम एक ही डायरेक्शन में बराबर क्या? 0। ये दो चीजें ही चलती हैं हमेशा, याद रखिएगा। तो पूरा आपको लॉज ऑफ मोशन इसी तरीके से तो सॉल्व हुआ है। देखिएगा, ये ग्राउंड हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये कोई ब्लॉक हो गया, इसका कुछ ना कुछ मास होगा m, वेट कहाँ होगा? mg। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो ये लाइन भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा। डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ये परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये mg cos थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। मैंने क्या बोला था? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडिंग बॉडी। तो बॉडी अगर स्लाइड कर रही है तो डेफिनेटली डाउनवर्ड आ रही है। अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड, अपवर्ड लगेगा। किधर लगेगा? अपवर्ड। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या देखा आपने? वर्टिकल क्या है? r cos थीटा, डाउनवर्ड क्या है? mg cos थीटा। लीजिए एक बात, इस डायरेक्शन में देखो कौन कौन है? f प्लस mg sin थीटा। इस डायरेक्शन में कौन है? f के। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा भैया? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। कौन सा लगा रहे हैं? सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। नहीं आ रहा समझ में? देखो लो एक बार और अच्छे से। एफ किस तरफ? डाउनवर्ड। mg sin थीटा किस तरफ? डाउनवर्ड। एफ के किस तरफ? अपवर्ड। तो क्या आएगा? माइनस एफ के। भाई हम तो सब कुछ डाउनवर्ड ले रहे हैं ना, एफ के लेकिन अपवर्ड है, तो अपवर्ड के हिसाब से डाउनवर्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। इक्वल क्या आ गया? 0। ये बोला था ना सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अब ट्रांसपोज कर दो, एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ के माइनस mg sin थीटा। समझ लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ इज इक्वल टू, एफ के मतलब म्यू के आर माइनस mg sin थीटा। आर का वैल्यू कितना है? बोलो जल्दी से। आर का वैल्यू है mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। कुछ कॉमन निकल रहा हो तो ले लो। अच्छा, और एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एम ए। एफ इक्वल क्या होगा बताइए? एम ए। तो कॉमन क्या आ रहा है? mg म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। एम से एम कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया g म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी। क्या है ये? एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोल लो। बात क्लियर हो गई आपको? एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी। और कोई मुश्किल है? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड और भी टर्म्स और भी जानकारियां दे रहा हूं। नोट कीजिए प्लीज। अब समझिएगा फ्रिक्शन का रोल क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए उससे कुछ डिमेरिट्स हैं, या हम उसको उस फ्रिक्शन को ख़त्म कैसे, अगर मेरिट्स हैं तो प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, और डीमेरिट्स हैं तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए वो हार्मफुल है, डिसएडवांटेजेस हैं उसके, तो उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एडवांटेजेस क्या है, और फिर समझिए डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर उसके हिसाब से अपन उसकी नीड के बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस, बात समझिएगा। सबसे पहले एडवांटेजेस, दूसरा क्या? डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में समझिए, जैसे हम वॉक करते हैं, ठीक है ना, अगर हम वॉक करते हैं किसी भी सरफेस पे, अगर वो सरफेस रफ ना हो और हमारे फीट और उस सरफेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, तो हमारा वॉक करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या, हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे। वी आर अनएबल टू वॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइक आइस। आइस के ऊपर वॉक करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों? आइस पे लगभग 0 फ्रिक्शन होता है। तो वॉक करने के लिए एसेंशियल है क्या? फ्रिक्शन बिटवीन द फीट, बिटवीन अवर फीट एंड द ग्राउंड। ठीक है। सेकेंड क्या, किसी भी पेपर पे राइट, है ना, किसी भी पेपर पे पेन की हेल्प से अगर आपको राइटिंग करनी है या कुछ भी लिखना है ना, तो आप नहीं लिख पाओगे कब तक, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। अगर अपन किसी भी पेन की हेल्प से पेपर पे कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा ड्यू टू द क्या? फ्रिक्शन। अगर पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप उस पर लिख नहीं पाओगे। तीसरा क्या? मशीनरी।
मशीनरी कैसे, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके टाइम में आप देखते होगे, साइकिल देखो, साइकिल में जो वो अपन पैडल मारते ना, पैडल से ना एक चेन अटैच रहती है, वो जो चेन है वो पीछे जाके एक और वेयरिंग से अटैच रहती है, वो जो वेयरिंग ना और जो चेन है दोनों की जो फ्रिक्शन रहता है, उस फ्रिक्शन की वजह से अच्छी खासी पैकिंग रहती है, उसी पैकिंग की वजह से क्या है वो साइकिल आगे बढ़ती है। जितनी मशीनरी है, मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो बेल्ट वगैरह की हेल्प से और रन करते हैं, और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। जैसे टायर ऑफ व्हीकल्स, टायर ऑफ व्हीकल्स की कहानी क्या है, टायर ऑफ व्हीकल्स जैसे मान लीजिए अगर आपके व्हीकल के जो टायर्स हैं अगर वो एकदम चिकने हो जाए तो आप छोटा सा भी ब्रेक मार दोगे ना तो गाड़ी क्या पलट जाएगी या स्लिप हो जाएगी या गिर जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसमें अच्छा खासा फ्रिक्शन है, शानदार फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में, तो आप कितनी भी स्पीड से ब्रेक मारो ना उससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपको सेफ करता है। तो प्रॉपरली रोड पे टायर को चलने के लिए कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फ्रिक्शन की। इस तरीके से वॉक करना आसान है, पेन पेपर पे राइट करना आसान है, और साथ में क्या मशीनरी जो है सारी मशीनरी रन करती है ड्यू टू द फ्रिक्शन बेल्ट वगैरह की हेल्प से, और व्हीकल्स के टायर्स, ठीक है ना, व्हीकल्स के जो टायर्स। और इसके बाद ना ब्रेक, ब्रेक जानते हो ना, ब्रेक्स, ब्रेक्स भी ना फ्रिक्शन की वजह से। एक्चुअल में होता क्या है, मैंने ना कोई ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करा तो जो ब्रेक शू है वो जाके व्हीकल से अटैच हो जाते हैं या व्हीकल के रिम से अटैच हो जाते हैं, व्हीकल के रिम से अटैच हो जाते हैं, और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अमाउंट का, लार्ज अमाउंट का फ्रिक्शन होता है। अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो वो जो रिंग है, रिंग और जो ब्रेक शू है, ब्रेक शू रिंग को नहीं रोक पाएगा और रिंग क्या मूव करता रहेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, जिधर नहीं जाना है उधर भी चले जाओगे, है ना। तो सबसे पहला गया, वॉक करने के लिए फ्रिक्शन एसेंशियल है। दूसरा, पेपर पे राइट करने के लिए एसेंशियल है। मशीनरी को रन कराने के लिए एसेंशियल है। व्हीकल्स का जो टायर है ना, व्हीकल्स को मूव कराने के लिए टायर का फ्रिक्शन होना जरूरी है। और आखिरी में क्या, ब्रेक्स। हम भी जो भी मशीनरी है ब्रेक अप्लाई करते हैं, व्हीकल्स में जो ब्रेक अप्लाई करते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, समझ रहे ना। एक टाइम के बाद हमारे ब्रेक के जो शू है वो चिकने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, ब्रेक शू चेंज कराते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन क्या कर सके, एक्सर्ट कर सके, अप्लाई कर सके। समझ आ गया। चलिए, ये तो हुए एडवांटेजेस। अब अगर एडवांटेजेस है तो मतलब हमें फ्रिक्शन की नीड है, हमें फ्रिक्शन की नीड है, मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना होगा। तो फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई स्लिपरी रीजन है तो वहां पे हम सैंड डाल देते हैं, कोई अगर स्लिपरी रीजन है तो वहां पे हम सैंड डाल देते हैं। अगर टायर चिकना हो गया है ना तो उसमें हम आर्टिफिशियल रबर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल रबर। सुना होगा आपने, रबड़िंग कर देते हैं टायर की, नहीं सुना आपने, उसमें एक नया आर्टिफिशियल रबर क्या कर देना, चढ़ा देना, वो रबड़िंग कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने क्या देखा, हमारे पास फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं, मतलब फ्रिक्शन हमारी नेसेसिटी है, मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना होगा। तो प्रोड्यूस करने के मामले में पहला मैंने क्या बोला कि जो सैंड है ना, जो स्लिपरी रीजन्स हैं वहां पे सैंड डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्लिप नहीं करेगा, है ना, मतलब फ्रिक्शन रहेगा तो वो क्या है, मूवेबल नहीं रहेगा। दूसरा, जो टायर है, टायर घिस चुके हैं तो वहां पे आप क्या करा दीजिए, आर्टिफिशियल रबर का क्या है, लेयर लगवा दीजिए। और क्या कर सकते हैं आप, और इसके अलावा जैसे मशीनरी है, मशीनरी के जो हिस्से हैं उनको क्या कर दीजिए, आप थोड़ा सा इरेगुलर बनवा दीजिए, बेल्ट वगैरह को इरेगुलर कर दीजिए ताकि क्या हो जाएगा, वो आसानी से मशीनरी को रन कराते रहेंगे। ये एडवांटेजेस की कहानी थी। फिर आता डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले समझिए, जिस मशीनरी को रन कराने की आप बात कर रहे थे उसी मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो ड्यू टू द फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, लॉस होते हैं। क्या होते हैं, लॉस होते हैं। वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स ड्यू टू द क्या, फ्रिक्शन। ये जो मशीनरी पार्ट्स घिसते हैं, जो इनमें ये लॉस होता है पार्ट्स का, वो ड्यू टू द क्या, फ्रिक्शन। अगर वहां पे फ्रिक्शन ना हो तो वो पार्ट जिस टाइप का मटेरियल था, जिस टाइप का मशीनरी का पार्ट था, वैसा का वैसा रहता, कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी लॉस नहीं होता। दूसरा क्या, पावर लॉस। पावर लॉस कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल को चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अगर साइकिल में जो वियरिंग लगा हुआ है अगर वो प्रॉपर ग्रीस्ड नहीं है, उस पर ज्यादा फ्रिक्शन है तो उसके अंदर के जो बॉल वियरिंग है या बॉल पड़े हुए हैं वो बॉल जल्दी जल्दी घिस जाएंगे।
जल्दी जल्दी घिस जाएंगे, मतलब कि हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे साइकिल को मूव कराने में, तो पावर लॉस, ठीक है ना, पावर लॉस, साथ ही साथ वही पावर लॉस हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे पार्ट्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। क्या होते हैं, डैमेज। पहला डिसएडवांटेज क्या है, जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, घिसते जाते हैं, डैमेज होते जाते हैं। दूसरा क्या, एक्स्ट्रा पावर लॉस होता है। जब हम फ्रिक्शन वाली चीजों को मेनली रन कराते हैं बार बार, जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमारी पावर लॉस होती है, और इससे पार्ट्स भी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। हमारी बॉडी की एफिशिएंसी भी कम होती है, मशीनरी की एफिशिएंसी भी क्या होती है, कम होती है। दूसरा, ये जो व्हीकल्स के टायर वगैरह है ना, ये भी जल्दी जल्दी घिस जाते हैं इस फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, मशीनरी लॉस, पार्ट्स लॉस, पावर लॉस, एफिशिएंसी लॉस, ये सब किसकी वजह से हैं, डिसएडवांटेजेस की वजह से। तो हमको ये भी समझना होगा, हमें इस डिसएडवांटेज को ही फिक्स करना है, मतलब कि हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करना है। जहां पे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं वहां पे फ्रिक्शन आपको प्रोड्यूस करना है, जहां पे फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं वहां पे आपको फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है ना, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन से हम बॉडीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बाई पॉलिशिंग, सबसे पहले क्या, बाई पॉलिशिंग। दूसरा क्या, लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग बाई लुब्रिकेशन। तीसरा क्या, बॉल बियरिंग। फिर क्या, स्ट्रीम लाइनिंग। फिर क्या, बाय यूजिंग एंटी फ्रिक्शन एलॉय। और फिर आखिरी में क्या, एयर कुशन, एयर कुशन। बात को समझिएगा, क्या क्या जानना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना, जब एडवांटेजेस होंगे तो आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना चाहोगे, जब डिसएडवांटेजेस होंगे तो आप फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि फ्रिक्शन हो, क्योंकि आपको उसका डिसएडवांटेज है ना, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है ना, समझिएगा। डिसएडवांटेजेस के हमको प्रिवेंशन करना पड़ेगा, फ्रिक्शन से हमें बॉडी को प्रिवेंट करना होगा। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला सपोर्ट है पॉलिशिंग। आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक सरफेस इररेगुलर हो, कैसी हो, इररेगुलर, फिर उसके ऊपर एक दूसरी सरफेस रखी हुई हो, तब जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो जो इररेगुलर सरफेस है, अगर उसको पॉलिश कर दे, उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस है ना, वो उस पॉलिश से फिल हो जाएगा। पॉलिश से फिल हो जाएगा तो जो इररेगुलर सरफेस है वो रेगुलर बन जाएगी और फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो बाई पॉलिशिंग आप जो है फ्रिक्शन को खत्म कर सकते हैं। पहला तो आप किसी रफ सरफेस को स्मूथ बना सकते हो, दूसरा वो जो इररेगुलर सरफेस है पॉलिश से उसको ना एकदम रेगुलर कर सकते हो या स्मूथ कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाई पॉलिशिंग यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। दूसरा, लुब्रिकेशन। जैसे एक्चुअल में जैसे बोला अपन ने, कोई मशीन का पार्ट किसी बेल्ट की हेल्प से या दूसरे पार्ट से अटैच होके मूव करता है। अभी मूव करता है, अगर उनके बीच में अपन कोई लुब्रिकेंट लगा देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, तो वो मूव तो करता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता रहता है। उस स्लाइडिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रोलिंग से ज्यादा आसान क्या होता है, स्लाइडिंग होती है, ठीक है ना। तो उससे फ्रिक्शन ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंपैरेटिवली कम अमाउंट में हो जाता है, कम लॉस होता है, कम एफिशिएंसी लॉस, कम पावर लॉस, कम पार्ट्स लॉस, ठीक है ना। तो बाई लुब्रिकेशन। पहला क्या, बाई पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करके आप फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या, लुब्रिकेशन। अगर आप कोई भी चिकनाई वाली कोई भी चीज लगा देते हैं तो पार्ट्स सेफ हो जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग कैसे, जैसे अपन वही साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, साइकिल अपन ने पैडल मारा, पहिया अगर सीधे सीधे अटैच हुआ तो मूव करता है, लेकिन हमने पैडल लगाया, वो चेन के ऊपर गया और चेन के पास जो बेयरिंग लगी हुई है उस बेयरिंग को मूव कराया। अब बेयरिंग जो है, बेयरिंग के अंदर पूरे सरकमफ्रेंस में छोटे छोटे क्या लगे हुए, स्फेयर्स लगे हुए हैं, मेटालिक स्फेयर्स लगे हुए हैं। वो मेटालिक स्फेयर्स अपने आप में क्या करते हैं, रोल करते हैं, क्या करते हैं, रोल करते हैं, उससे ही फ्रिक्शन क्या आता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बॉल बियरिंग लगा के भी आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, पावर मटेरियल का लॉस कम होता है, मटेरियल कम डैमेज होता है। चौथे नंबर पर था स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग कैसा, जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ी बॉडी लेके जाते हो, आप ज्यादा स्पेस कवर करोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट की एयर अपोज करेगी, आपको ज्यादा अमाउंट के एयर फ्रिक्शन का
सामना करना पड़ेगा। वहीं कहीं अगर आप उस बॉडी की जो फ्रंट सरफेस है, उस जो फ्रंट एज है उसको एकदम शार्प कर दीजिए, जैसे हवाई जहाज में रहती है ना, फ्रंट फेस को एकदम शार्प कर दीजिए। शार्प कर देंगे तो वो आसानी से हवा से क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। हवा से आसानी से क्रॉस हो जाएगी, मतलब उस पर फ्रिक्शन का इफेक्ट कम से कम पड़ेगा। तो पहला पॉलिशिंग, दूसरा लुब्रिकेशन, तीसरा बॉल बेयरिंग और चौथा क्या, स्ट्रीम लाइनिंग। अगर आप ज्यादा फ्रिक्शन वाले एरिया में जाते हैं तो स्ट्रीम लाइनिंग कर दीजिए। जैसे आपका कॉन्टैक्ट सरफेस ज्यादा है, आप वहां पे भी शार्प जो है तो कील टाइप का कांटेक्ट कर दीजिए। उससे जब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, है ना। कांटेक्ट कम से कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। आगे समझिए, स्ट्रीम लाइनिंग। आखिरी में था क्या, एंटी फ्रिक्शन एलॉय। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे स्टील है, स्टील के ऊपर मूव करेगा ज्यादा फ्रिक्शन होगा, स्टील के ऊपर मूव करेगा ज्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन वही स्टील अगर ब्रॉन्ज के ऊपर मूव करता है या ब्रास के ऊपर मूव करता है, ब्रॉन्ज और ब्रास क्या है, सॉरी ब्रॉन्ज और ब्रास क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय। और ये कैसे एलॉय है, एंटी फ्रिक्शन एलॉय है। कैसे एलॉय है, एंटी फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। अगर स्टील के ऊपर मूव करता है ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, वही स्टील अगर ब्रास और ब्रॉन्ज के ऊपर मूव करता है तो फ्रिक्शन का अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी फ्रिक्शन एलॉय का भी यूज करते हैं। समझ में आ गया। आखिरी में आता है एयर कुशन। एयर कुशन कैसे, दो सरफेसेस के बीच में आप हवा भर के छोटे छोटे ट्यूब डाल देते हैं अगर ना, तो उससे क्या होता है, एयर कुशन की वजह से फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होने से मटेरियल डैमेज नहीं होता, पार्ट्स डैमेज नहीं होते, हीट फॉर्म नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया कि फ्रिक्शन की नीड क्या है और उस नीड के लिए फ्रिक्शन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। दूसरा, हमारे लिए फ्रिक्शन किस तरीके से अवेल है और उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस के आपको 6 मेथड बताए गए हैं, पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, बॉल बेयरिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, एंटी फ्रिक्शन एलॉय और क्या, एयर कुशन। समझ में आ गया। इस तरीके से आप फ्रिक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ मुश्किल लग रही है और आपका फ्रिक्शन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ये जो फ्री बॉडी के कंसेप्ट्स हैं, वो जो फ्रिक्शन की नॉलेज है, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स, पैरेलल टू द सरफेस, है ना, ये सारी चीजें अप्लाई करके और आप सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग क्या है, रोलिंग क्या है, इन सारे कंसेप्ट, इन सारे बेसिक्स की हेल्प से आप जो है फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास को लेने के बाद मैं आपको सामने से अभी फ्रिक्शन के करीब 25-30 सवाल भेजूंगा बिना बताए। पहले आप उन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं देन मैं सारे सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास में। तो कोई मुश्किल लग रही है आपको, नहीं ना, सब बराबर से समझ में आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आके आपको जो भी डाउट लग रहा हो मुझे कॉल मैसेज कीजिए। उसको नोट करिए, बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी रीड करिए, कोई रेफरेंस आपके पास हो आपकी चॉइस उसको भी आप रीड कर सकते हैं। मेनली आपको एनसीईआरटी रीड करना है। अंडरलाइन करिएगा हर स्पेशल वर्ड, भले मैंने बताया हो या ना बताया हो। बताया हो तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो पूछ लीजिएगा। बताया भी हो, समझ में ना आए हो तो भी पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना। फ्रिक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका आगे है सर्कुलर। तो सर्कुलर को देखेंगे कि वर्क एनर्जी पावर के बाद कराना या पहले, जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। समझ आ गया, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज।